हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तेताअत उम्मती मुस्लिमा का हज उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। नमस्कार। 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम 3 मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन तीनों ही मुद्दों को लेकर लगातार नए-नए चेहरों से चर्चा करते रहते हैं और उनसे विचार जानने की कोशिश करते हैं। उनका नज़रिया 2030 के भारत को लेकर क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। मैं आपको बता दूँ, समाजवादी पार्टी के एक अनुभवी नेता और गाज़ीपुर क्षेत्र से लोकसभा सांसद अफजल अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। आपका भी स्वागत। जी। तो सर, जिस तरह से हम 2030 के भारत को लेकर बात कर रहे हैं, 2030 का भारत एक सपना देखा गया है और सतत विकास लक्ष्यों की बात हो रही है, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मेरा आपसे यही है कि आप 2030 में भारत देश को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और आप अभी से 2030 की जो चिंता है आपके पास, जी। मैं और जो प्रश्न आपने इसके लिए रखे, गरीबी, हुँ, भुखमरी और शिक्षा, हुँ। तो सब एक ही से रिलेटेड है। जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। और जब गरीब है कोई, तो उसके हुँ, सामने रोजी रोटी की समस्या है, और इसी को बिल्कुल। भुखमरी कहते हुँ, हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक गरीब जब अपने रोजी रोटी का प्रबंध नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने शिक्षा का प्रबंध कैसे कर पाएगा। अब सवाल जी। ये है कि देश की व्यवस्था चलाने वाले लोग, हुँ, हमारे देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तमाम तरह के बनाए गए, और गरीबों के कल्याण की ये योजनाएं पेपर में तो हैं, फाइलों में हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखेंगी तो एक योजना जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है वो है 5 किलो अनाज। जी। वो गरीब को मिलेगा, और अभी अगले कई सालों तक मिलेगा। हुँ, हमारी सरकार की मानसिकता इससे स्पष्ट हो जाती है कि गरीबों को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अभी कई साल तक सरकार के दी गई इस भीख पर ही उनको जी, अपने भूख के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। जी। अब समस्या ये है कि सरकार ने हाथ उठा दिया है, हुँ, समर्पण कर चुकी है रोजगार के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर। रोजगार में एक साधन है नौकरी का, तो उस हुँ, सवाल पर तो वो हाथ उठा चुकी है। हुँ, अब न कहीं देश में रिजर्वेशन का कोई मुद्दा रह गया है, हुँ, और न सरकारी नौकरियों का कुछ। हुँ, बड़ी तेजी से ढिंढोरा पीटा जा रहा कि सरकार की ऐसी कार्य योजनाएं जिससे गरीब लोगों को खुद रोजगार करने के लिए हम अपने बैंकों से ऋण देंगे। जी। लेकिन देखने में प्रैक्टिकल ये आ रहा, मैं खुद इंडस्ट्री कमेटी का सदस्य हूं, हुँ, और देश के तमाम जाने माने बैंकों के साथ मीटिंगें होती रह रही। हुँ, अब 21 तारीख को फिर बैठक है, हुँ, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए हुँ, जो आवेदन है, वहां तो बहुत नर्मदिली से काम लिया जाता है। जी। अगर कर्ज मांगने वाला करोड़ों और अरबों में हुँ, अपेक्षा करता है, तो उसकी झोली तो भर जाएगी। हुँ, लेकिन छोटे मोटे रोजगार के लिए जब कोई अपनी कार्य योजना लेके जाता है, तो उसमें तमाम तरह के मीन मेख निकाल करके उसमें से बहुत से आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है रोजी रोजगार का।
सर आपने यहाँ रोजगार की बात की, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। एक रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं हाल फिलहाल में, तो उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की वो रिपोर्ट थी। कुछ यूथ्स जो थे उनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी। कई ऐसे यूथ्स थे वहां पर जो उत्तर प्रदेश से माइग्रेट होकर, खासकर अगर मैं कुछ एरिया की बात करूं, जैसे गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया और उसके आसपास के एरियाज की बात करूं, तो वहां से माइग्रेट होकर बाहर मेट्रो सिटीज में गए हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वहीं के कुछ लोग ऐसे थे जो हम अपना छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि चाय का स्टॉल लगा है या फिर जो भी है छोटा मोटा उनका खुद का बिजनेस है। तो वो लोग सेटिस्फाइड थे सरकार से। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो फिर आप ये देख चीज देखी जाती आप है कि जो देखिए आप दे, अपना काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड है सरकार से, लेकिन जिसको देख नौकरी चाहिए उसको छोड़ के जाना पड़ रहा नहीं नहीं, देखिए रोजगार का सवाल है। इस है। हाँ। सरकार के मुखिया ने खुद ही कह दिया था पकौड़ी बेचने के लिए और चाय बेचने के लिए। तो एक गरीब का सपना यहीं तक सीमित रहे, इसी बात का प्रबंध है। ठेला लगा ले, चाय बना ले, कितने लोगों को चाय पिलाएगा, कितने लोगों को पकौड़ी खिलाएगा। यह तो वो झुंझुना है जिस हम्म। झुनझुने से वो खेल के दिल तो बहला सकता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। 2030 के भारत का जब मतलब आप आप ये सपना कहना चाह देख रही हैं रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं अगर स्वयं का रोजगार नहीं, खोलने की हम दिशा द्वारा में काम किया हम जाता है, या जो हम आज की छोटे बड़े हर तरह के रोजगार, धंधे और कोई भी काम के लिए पक्षधर हैं। हम्म। लेकिन हम इस पे इतराज करना चाहते हैं जो बैंकों के माध्यम से उनको कर्ज देने की व्यवस्था है। हमारे देश में 8,000 9,000 करोड़ रुपया विजय माल्या लेकर के विदेश चला जाएगा, उसको लोन दे दिया जाएगा, कोई सावधानी नहीं बरती जाएगी। नीरव मोदी, ललित मोदी, हजारों करोड़ में लेने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। हम्म। और आप दूसरी तरफ उन योजनाओं को गौर से देखिए तो 5 लाख 10 लाख के लिए दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जा रही बैंकों में हम्म। कि हमारी मंजूरी हो जाए। और उससे ऊपर अगर आप बढ़े, 50 हाँ। लाख की बात किए तो दुनिया भर के प्रतिबंध आने शुरू हो गए। एक लेकिन सर करोड़ की बात किए। अब आप सोचिए कि आज के दौर में हम्म। 10 लाख 20 लाख रुपए से कौन सा कर्ज लेकर के कौन सा धंधा करेगा कि अपना परिवार चला लेगा। हम्म। परिवार की कल्पना तो ये करेंगे ना क्या, परिवार में वो स्वयं है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके बच्चे हैं, उसका बूढ़ा पिता है, कोई बीमार हम्म। है और किसी को शिक्षा दिलाना है और किसी हम्म। की परवरिश भी करना है। जी। तो एक ऐसे परिवार को जिलाने के लिए हम्म। जो कितने लोगों को ठेले पे चाय बेचवाइएगा और कितने लोगों को ठेले पे पकौड़ी छरवाइएगा। ठीक ठीक है सर, मतलब सरकार आपकी के पास जो हाँ। परंपरागत बहुत से रोजगार हैं, जैसे हाँ। हमारे गांव में गरीब तबकों में एक कहा जाता है पवनी जातियां हैं। ये हम्म। क्या है? ये जब देश में गुलामी थी, जमींदारों के लोग गुलाम हुआ करते थे, तो पवनी, और हम्म। पवनी में कौन है? तो धोबी है, हम्म। कपड़ा धोएगा। दूसरा हम्म। पवनी जात कौन है? तो नाई है, हम्म। जो दाढ़ी बनाएगा, सर के बाल छीलने का काम, बनाने का काम करेगा। तीसरा कौन है? लोहार है, बढ़ई, हम्म। जो खाट हमारी बनाएगा, चौकी हमारी बनाएगा, और दूसरे जी। जो लकड़ी से संबंधित काम है वो बढ़ई करेगा। तो यह जो हम्म। पौनी जातियां हमारी हैं, हम्म। इनके पास जो अपने परंपरागत रोजगार धंधे के तरीके रहे हैं, हम्म। उनको और आधुनिक युग के हिसाब से विकसित करने के लिए अगर दिल खोल के सरकार बिना किसी मतलब झंझट के उनको अगर हम्म। लोन देती है, कोई हम्म। सैलून खोल लेगा, अच्छा सा सैलून खोले और जी। उससे वो अपना वही परंपरागत काम करे, तो हो सकता है सैलून में 10 आदमी को रोजगार भी दे देगा, काम करने हाँ। वाले कर्मचारियों को, और अपने हम्म। परिवार की भी परवरिश कर लेगा। लेकिन बिल्कुल। समस्या ये है कि आपके मुंह से निकला चाय चाय बेचने वाली बात।
तो वही मुझे याद आ गया, एग्जाम्पल दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पकौड़ी बेचने वाली बात कही थी, तो मुझे चाय पकौड़ी यहीं तक सीमित रह जाएगा अगर गरीब का सपना नहीं, हमें उससे ऊपर उठना है। क्योंकि अगर हम उससे ऊपर नहीं उठेंगे तो ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, न उनकी परवरिश कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरकार आपकी की बात से दोहरी मैं सहमत शिक्षा नीति पर आ जाइए। हूँ। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक शिक्षा उनके लिए जो सक्षम लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके बच्चे मॉन्टेसरी स्कूलों में जाएंगे, प्राइवेट जी स्कूलों में जाएंगे, महंगी फीस है, 2,000 रुपए कक्षा 2-3 में पढ़ने वाले बच्चों से, 4,000 और 5,000, हम बिल्कुल कम वालों की बता रहे हैं। ऐसे भी विद्यालय हैं जहां 2, 4 और 5 में पढ़ने वाले 10,000, 20,000 और 50,000 भी फीस है, लेकिन हम वो और फिर कम वालों विद्यालयों की बता की रहे हैं। जो स्थिति है शिक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं, जैसे आप कह रहे कि कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ 4,000 5,000 रुपए में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे विद्यालयों की जो शिक्षा है वो भी तो उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है ना। तो क्या नहीं कुछ नहीं, इस तरह से होना चाहिए हम कि बता रहे हैं, सरकारी विद्यालय है बता रहे वहीं हैं पर क्या कुछ है, तमाम सुविधाएं मौजूद करा दी जाए? हम बता रहे हैं आपको क्या है। जी जो सरकारी स्कूल हैं, हाँ बेसिक प्राइमरी पाठशाला, हम्म कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, हम्म जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, हम्म, और हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 कक्षा 10, इंटरमीडिएट कॉलेज कक्षा 11 और कक्षा 12। अब आइए लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने की बात। हमारे यहाँ अभी तक हम लोग विकसित हो चुके हैं, विकसित होने का सपना देख रहे हैं। विश्व बैंक कह रहा है कि 2047 में भी आप नहीं हो पाएंगे जितना कर्ज आपने ले लिया और जिस रफ्तार में आप चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जी सपना तो देख सकते हैं, हम सपना दिखा भी सकते हैं। वही है, सपने भी सर कब से दिखाए जा रहे हैं? पहले 2020 तो का फिर वही सपना देखिए और 2000। सपना देखते देखते वैकुंठ में चले जाइए। सवाल तो सत्य ये कि ये है ये कि सपना आखिर सच कैसे होगा? जब तक इस देश से दोहरी शिक्षा नीति का यह नीति समाप्त नहीं की जाएगी, हुँ, तब तक गरीबों के बच्चों को, गांव में रहने वाले आम इंसान, किसान या सामान्य लोगों को शिक्षा का तो कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार की कार्य योजनाओं में हुँ, प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक अध्यापक है, एक शिक्षा मित्र रख दिया, बहुत दानी है तो 2 हो गए। अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाइए और पता चला जी, 400 बच्चे हैं। तो जी, 400 अगर बच्चों बताइए। को कक्षा 1 की भी शिक्षा और कक्षा 5 तक की शिक्षा कैसे संभव है? सरकारी स्कूल में जो अध्यापक पढ़ा रहा, हाँ, उसकी तो सरकारी टीचर है, उसकी सैलरी है 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,00,000 से भी हुँ, ज्यादा अगर वो हुँ, सीनियर है तो। लेकिन हुँ, वो प्राइवेट स्कूल जहां फीस तो ज्यादा वसूली जा रही, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, वहां हुँ, जो स्कूल में पढ़ाने वाले, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, आप इसको अध्ययन कर लीजिए, मेरी बात को परख लीजिए जाकर के, उनको मुश्किल से 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 रुपया सैलरी दी जाती है। और उनसे, वो प्राइवेट स्कूल है, बेरोजगार नौजवानों की बाढ़ आ गई है, वो हुँ, सारे बेरोजगार नौजवान उस तरह के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको 5,000, 8,000, 10,000 और 15,000 रुपया वेतन मिल गया, तो वो उसी में हुँ। किसी तरह से खुशी अपनी समझ करके, और सरकार ने निराश कर दिया हमारे नौजवानों को। जी, वो बिल्कुल सर, सरपंच आपकी स्तर की इस बात फिक्स से है। मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि कहीं न कहीं जो सरकारी स्कूलें हैं, वहाँ पर शिक्षकों को मानदेय तो ज़्यादा मिलता है, शिक्षकों की सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन वहीं शिक्षा की अगर हम बात करें तो वहाँ शिक्षा पर का जो स्तर बिल्कुल बिल्कुल, चौपट। उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देखिए, शिक्षा का जो मुद्दा है या फिर शिक्षा, गरीबी, दोनों ही जो मुद्दे हैं वो आज के मुद्दे नहीं है, या फिर जो मौजूदा सरकार चल रही है, उन सरकार नहीं, के मुद्दे भी, ये मुद्दे तो हमारे कई सालों से चले आ एक रहे हैं ना, और लगभग देखने, आज़ादी के बाद से। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सामने आज़ादी के बाद से सर ये मुद्दे चले आ रहे हैं, गरीबी का, भुखमरी का, विकास का मुद्दा चला आ रहा है, ठीक है? देखिए, तो सवाल मेरा सर ये है कि सरकार की हम बात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं की हम बात कर रहे हैं।
तो 75 सालों में इतनी सारी सरकारें बदली, ठीक है, लेकिन अभी तक स्थिति वही की वही बनी है, तो किसी एक सरकार को हम कैसे दोष दे सकते ने हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा के प्रति इस सरकार ने हैं? इस तरह की योजना बना डाली और उसको क्रियान्वित कर रही है हुँ, कि कुछ दिनों के बाद गरीबों के बच्चे, मेहनत कश लोगों के बच्चे, कमाने खाने वाली रोजी रोजगार धंधा करने वालों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वो पढ़ाई नहीं सकेंगे, इतनी महंगी हो जाएगी ये शिक्षा। ये प्रबंध किया गया है। बड़ी उच्च की शिक्षाओं की बात नहीं कर रहे। आज हमारे यहाँ अगर कोई गरीब आदमी, कोई किसान, कोई सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर चाहे कि अपने बेटा बेटी को हम डॉक्टर बना लें, तो 1 करोड़ रुपया फीस लगेगी उसको एमबीबीएस का एडमिशन लेने में। हुँ, बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं, एक मीडियम क्लास में 1 करोड़, और फिर हर साल की फीस अलग। आदमी अपनी हैसियत बेच देगा, अपना खेवट खसरा खतियौनी सब बेच देगा, तब भी वो अपने बच्चे को डॉक्टर तो नहीं बना सकता। तो इस जी, सरकार की यह नीति है कि शिक्षा को इतना महंगा कर दो, इतनी हुँ, महंगी कर दो शिक्षा कि गरीब पढ़े ना। अगर गरीब नहीं पढ़ेगा तो बड़े बड़े पूंजीपतियों और ये कारपोरेट घराने के लोगों को अपनी गाड़ियों को पुछवाने के लिए, सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए, घर की हुँ, चौकीदारी करने के लिए, साफ सफाई का जी, काम उनके सेवक के रूप में, गुलाम के रूप में आगे भी हुँ, करने के लिए अपने आप रास्ता बन जाएगा। तो अभी जो जी, सरकार की कार्य योजनाएं हैं, उन कार्य हाँ। योजनाओं से न भूखमरी खत्म होने जा तो रही बताइए है। क्या योजनाएँ लानी चाहिए? सवाल क्योंकि देखिए मौजूदा स्थिति को देखें, मौजूदा योजनाओं को देखें, फिर चाहे वो मुफ्त में राशन देना हो या और भी कोई योजना हो, सरकार कोई भी आपको हो, मैंने मैं किसी मैं पार्टी का मेरे मैं मेरा सुझाव अगर आपने पूछा तो मैं यही बताऊंगा हाँ, कि सबसे प्रथम कार्य हाँ। ये दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर देना चाहिए। और सर एक चीज़, तभी अगर सुनिए, समाजवादी पार्टी को कृपा मौका करके दिया जाए सुनिए, समाजवादी पार्टी करेगी। पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक को जो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने की, उसको सबकी व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए और उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलिंग शिक्षा तो सबको दीजिए आप, बिल्कुल, हाई स्कूल और इंटर तक। उसके बाद की शिक्षा में उनको ऐसी शिक्षा दीजिए जो उनकी शिक्षा ही उनकी रोजी का साधन बन जाए। बिल्कुल, उनकी रोज़गार शिक्षा को उनकी रोजी से जोड़िए, हुँ, टेक्निकल उनको शिक्षा दीजिए। आवश्यकता इस बात की है, और मुफ्त शिक्षा दीजिए। इतनी महंगी शिक्षा सिर्फ इसलिए की जा रही है कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके। एक रिक्शा हुँ, खींचने वाला व्यक्ति, एक पीठ पर बोरा ढोने वाला व्यक्ति, एक खेतों में किसानी करने वाला व्यक्ति कैसे पढ़ा सकता है अपने बच्चों को? ये हुँ, जानबूझ के शिक्षा महंगी की गई। और जब शिक्षा दूर से हम दूर हो जाएंगे, हमारा समाज दूर हो जाएगा, हमारे वंशज दूर हो जाएंगे, तो फिर उनके जीवन में कोई सपना ही नहीं रह जाएगा। वही चाय बेचो, पकौड़ी छानो और बाबू लोगों की सेवा करो, यही सपना रह जाएगा। इसलिए बिल्कुल, आपके बिल्कुल। तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2030 तक, उससे पहले अगर देश की जनता नहीं जगी और हुँ, सरकार ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके, खास तौर से हमारी महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए एक विकास खंड, गांव एक इकाई है, हुँ, गांव से बड़ी इकाई को विकास खंड कहते हैं। हुँ, एक विकास खंड में, एक जनरल बता रहा हूं, 70 से लेके 100 सवा 100 गांव होते हैं, गांव पंचायतें होती हैं एक विकास खंड हुँ, में। आज तक उत्तर प्रदेश में एक विकास खंड में एक लड़कियों के पढ़ने के लिए एक जीजीआईसी नहीं है, एक हुँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है आज तक। आजादी के 75 साल बाद तक जो सरकार अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए एक इंटरमीडिएट कॉलेज 100 गांव साल हो के रहे बीच में नहीं दे पाया, हैं। 100 एक-एक गांव के चीज़ बीच में नहीं दे पाया। आपने कहा कि आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक एक भी ऐसी कॉलेज नहीं है खास करके बालिकाओं के लिए।
तो आजादी के 75 साल हो गए, इसमें तो कई सरकारें आई, फिर इस चीज को लेकर तो हम किसी एक सरकार पर दोष नहीं दे सकते। मैं हुआ है कि निवेदन जो भी पूर्वक तो मैं ऐसा निवे, जो भी करता मैं निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। हाँ, सरकारों ने काम किया। देश बहुत बड़ा है, हाँ, विविधताओं से भरा पड़ा है, और इतने बड़े देश में जो विकास का संतुलन होना चाहिए था उसमें भेदभाव हुआ। किसी क्षेत्र में, किसी देश में जाइएगा तो तरक्की के तमाम साधन हैं। आज गुजरात का मुकाबला इस भारत में कोई दूसरे प्रांत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे साधन और सारे सिस्टम, महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत परियोजनाएं भी गुजरात भेज दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले काम भी गुजरात के ठेकेदारों से कराए जाएंगे। तो ये जो सिस्टम बना दिया गया कि संतुलन बिगड़ गया, और जी, संतुलन बिगड़ जाने से आप देखिए एक नीति बनाई गई है शिक्षा के क्षेत्र में कि जिस जनपद में 150 डिग्री कॉलेज होंगे, जी, उस जनपद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार करेगी। हम गाजीपुर जनपद को बिलोंग करते हैं, 350 डिग्री कॉलेज है, हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं। मत दो हमें नौकरी, मत दो हमें रोजगार, मत दीजिए हमें रोजगार का साधन, लेकिन हमें शिक्षा हासिल करने के लिए एक विश्वविद्यालय तो दे दीजिए। हमारे नौजवान अपने उस विश्वविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा से और उस रास्ते से अपनी जिंदगी का रास्ता तय कर लेंगे। लेकिन है बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात से मैं हमारी सहमत हूँ कि हमारी बच्चियों के लिए, हमारे और बेटों के लिए शिक्षा के साधनों का घोर अभाव है। नहीं, बिल्कुल सर, शिक्षा कहीं न कहीं एक बहुत ही अहम रोल निभाती है और ज़रूरी भी है, क्योंकि शिक्षा होगी तो ज़ाहिर तौर पर गरीबी और भुखमरी दोनों ही चीज़ों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, तो एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि 2030 के भारत में आपका क्या योगदान होगा? आपका क्या कॉन्ट्रिब्यूशन होगा 2030 के भारत को लेकर और जनता को लेकर और इस देश को विकसित बनाने को लेकर? देखिए, 2030 बहुत दिन है अभी। आज हम लोग अभी 2025 में हैं। जी। 72 साल मेरी उम्र हो चुकी है। हुँ, हुँ। भगवान जाने 2030 तक क्या स्थिति होगी मेरी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है, हुँ। जो जिसके लिए हमारा सपना था कि ये कल देश की कर्णधार बनेगी, हमें अपने नौजवानों के चेहरे में उदासी और मायूसी दिखाई दे रही। जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के चलते कहीं न कहीं हमारे जैसे व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, जिस तरह से सरकार ने सारे साधनों को कुछ विशेष लोगों के लिए सुपुर्द कर देने का एकदम बीड़ा उठा लिया है, जिसको हवाई जहाज चलाने का कोई आइडिया नहीं, उसको। सर, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ इस अरे चीज़ में। साहब, मेरी औकात क्या है? मैं गाजीपुर का एक सांसद हूं। समाज में समरसता बनी रहे, हमारे गाजीपुर जनपद और इस पूर्वांचल के क्षेत्र में सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं उसे व्यवहार के रूप में लागू किया जाए, फैले हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और लोगों के अंदर जागृति पैदा हो, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हों, पढ़ाएं और शिक्षा को अपना माध्यम बनाएं। वही शिक्षा उनको आगे भविष्य में अपने मार्ग की ओर ले जाने में सफल होगी। ये मेरा प्रयास होगा कि जहां तक मेरे पास क्षमता है, उस क्षमता से मैं शिक्षा के क्षेत्र में यह जो दोहरी शिक्षा नीति है इसको समाप्त कराने के लिए, जी। गाजीपुर में महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए और हुँ। गाजीपुर में रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के सामने मैं अपनी बात बुलंदी के साथ उठाता रहूंगा। हमारे जैसे सांसद को अपनी बात उठाने का, इसके अलावा कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक दिन इस सरकार को सुनना पड़ेगा और उस दिशा में कुछ करना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का एक बहुत ही मुख्य किरदार होता है डेमोक्रेसी में, है ना? और अगर आवाज़ उठाई जाएगी तभी बदलाव नज़र आएगा। और रही बात अगर जैसे आपने कहा कि शिक्षा की हम बात करें तो ज़ाहिर तौर पर अगर हमारी देश में शिक्षा प्रणाली सही होगी, सभी को बराबर शिक्षा मिलेगी और जिस तरह से रिसोर्सेज़ की आपने बात की, अगर रिसोर्सेज़ का डिवीज़न इक्वली होगा तो कहीं न कहीं ज़ाहिर तौर पर देश में तरक्की देखने को मिलेगी। जैसे आपने कहा कि आपका प्रयास होगा कि गाज़ीपुर में महाविद्यालय बने। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं कामना भी करती हूँ कि आपका ये प्रयास ज़रूर सफल हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तेताअत उम्मती मुस्लिमा का हज उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। साल 2025 में हज का इरादा रखने वालों के लिए खुशखबरी, अब हज करें एकदम मुनासिब रकम में। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब आरामदा ख़याम, मीना, मुज़दलिफा, अरफात में बेहतरीन खिदमत, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट हैदराबाद से हैदराबाद तक। बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। शाबान रमजान में उम्रा के खुसूसी डिस्काउंट पैकेजेस भी दस्तियाब है। इमाम और हाफिज कुरान, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।